Good morning students, I am Dr. Indramal Goyal. Today in this video, we will discuss about objectives of accounting, advantages of accounting and limitation of accounting. You know, accounting is mainly useful for recording of the transaction and to provide valuable information and data to all stakeholders as and when they require. So there are so many objectives of accounting which can be discussed under the following points. Number one, हमारा लेखांकन का पहला उद्देश्य है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि व्यवहारों का लेखा करना। एक व्यवसाय में प्रतिदिन अनेक व्यवहार होते हैं। यदि हम उनका तुरंत लेखा करें तो ऐसी स्थिति में भविष्य में मांगने पर सभी आवश्यक सूचनाएं हम तुरंत एवं विश्वसनीय रूप से प्रदान कर सकेंगे। इस प्रकार व्यवहारों का लेखा करना ही लेखांकन का एक प्रमुख उद्देश्य है। हमारा लेखांकन का दूसरा उद्देश्य है कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेशनल रिजल्ट, यानी कि व्यवसाय में होने वाले लाभ अथवा हानि की गणना करना। एक व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है, किंतु यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक व्यवसायी को प्रतिवर्ष सभी परिस्थितियों में लाभ ही हो। एक व्यवसाय में हानि भी हो सकती है, क्योंकि एक व्यवसाय की कुछ परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं और उन प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण ही हानि उठानी पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि बिजनेस इज ए गेम ऑफ रिस्क, व्यवसाय एक जोखिम का खेल है, लेकिन इस जोखिम को कम किया जा सकता है अच्छे प्रबंध के द्वारा, प्रबंध की योग्यता के द्वारा। तो लेखांकन का हमारा दूसरा उद्देश्य है व्यवसाय का परिणाम ज्ञात करना, और व्यवसाय का परिणाम लाभ अथवा हानि होता है वो तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हम व्यवसाय के सभी आय, व्यय, लाभ एवं हानियों का उचित लेखा करें और वर्ष के अंत में व्यवसाय का परिणाम ज्ञात करें। तो लेखांकन के बिना व्यवसाय का परिणाम ज्ञात करना संभव नहीं है। लेखांकन का हमारा तीसरा उद्देश्य है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एक व्यवसाय की वित्तीय स्थिति या आर्थिक स्थिति का पता लगाना। एक व्यवसाय की आर्थिक स्थिति तभी अच्छी मानी जाती है जब एक व्यवसाय द्वारा अपने वित्तीय दायित्वों का समय पर भुगतान कर दिया जाता है। अब एक व्यवसाय के लिए कितना दायित्व कब चुकाना है, उसके लिए वित्त की व्यवस्था कैसे करनी है, ये हमारा प्लानिंग और बजटिंग का पार्ट होता है। और प्लानिंग और बजटिंग जो भी की जाती है वो भूतकालीन सूचनाओं के आधार पर, समूहों के आधार पर की जाती है। यदि आप लेखांकन ही नहीं रखते तो व्यवसाय की स्थिति की जानकारी संभव नहीं है। और एक व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी हमें बैलेंस शीट से पता लगती है। बैलेंस शीट जो कि हमारा एक पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो हमारे एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बनाया जाता है, जिसका हम अलग से फाइनल अकाउंट जो वाला चैप्टर जब करेंगे तब हम व्याख्या करेंगे। तो व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी करना भी संभव नहीं होगा यदि हम लेखांकन ही नहीं कर रहे हैं, व्यवहारों का लेखा ही नहीं कर रहे हैं। अकाउंटिंग का हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव है इफेक्टिव कंट्रोल ऑन बिजनेस। अगर आप एक व्यवसायी हैं तो आपको चारों तरफ नजर रखनी पड़ेगी। आपको पूरे व्यवसाय पर नियंत्रण रखना है, यानी कि जो माल बिक गया है, बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, उसको खरीदना है। जो हमने खरीदा है उसका प्रॉपर लेखांकन करना है, स्टॉक में एंट्री करनी है। जिनसे खरीदा है उनको टाइमली पेमेंट करना है। जो माल हमारे यहाँ पड़ा है वो स्पॉइलेज नहीं होना चाहिए, उसकी कंडीशन खराब नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर रैक्स वगैरह में रखना है, उसको मॉइस्चराइज इफेक्ट से उसको बचाना है। जो हमारे लेनदार हैं उनको समय पर भुगतान करना है। तो ये सारी बातें जो एक व्यवसायी को एक प्रभावी नियंत्रण के लिए जरूरी है, और वो अगर आप उचित लेखा करते हैं सभी व्यवहारों का, तब आप व्यवसाय का नियंत्रण भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन। लेखांकन का हमारा एक उद्देश्य है हमारे व्यवसाय से संबंधित सही सूचनाएं
पर्याप्त सूचनाएं तुरंत मांगने पर सभी आंतरिक एवं बाह्य पक्षकारों को प्रदान करना। यदि आप अपनी व्यवसाय की सूचनाओं को जो बाह्य लोगों के लिए आवश्यक है उनको आप प्रदान नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके व्यवसाय की ख्याति धूमिल हो सकती है। अगर आप अकाउंटिंग करते हैं, अभी सभी व्यवहारों का लेखा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में सभी सूचनाएं, आवश्यक सूचनाएं मांगने पर आप तुरंत प्रदान कर सकते हैं और व्यवसाय के व्यवहारों का ट्रांसपेरेंसी के पारदर्शिता के आधार पर लेखा कर सकते हैं और आवश्यक सूचनाएं बाह्य पक्षकारों को प्रदान कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन। ये जैसे ना आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन एंड डेटा, तो कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। थ्रू रिपोर्ट राइटिंग हम हमारे व्यवसाय की सूचनाओं को कम्युनिकेट करते हैं, लोगों को प्रदान करते हैं जो हमारे व्यवसाय में हित रखते हैं या वो हमारे व्यवसाय में कोई हित जोड़ना चाहते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट टैक्स लायबिलिटी। एक व्यवसाय की स्थापना, प्रबंध एवं संचालन में सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है जिन पर सरकार द्वारा करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, जैसे सड़क है, यातायात है, संचार सुविधा है, बैंक और बीमा सेवा सुविधा है। ये सब व्यवसाय के लिए जरूरी है और इसको बनाने के लिए सरकार को बड़ी मात्रा में धन खर्च करना पड़ता है। इसीलिए सरकार भी एक व्यक्ति है, वो जब व्यय करती है पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए या देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, तो वो पैसा वापस पब्लिक से, व्यवसाय से करों के रूप में लेती है। और इसीलिए एक व्यवसाय को अनेक प्रकार के करों का भुगतान करना पड़ता है और वो कर आपके द्वारा ली जाने वाली सेवा के आधार पर लगता है। जैसे अगर आपने प्रॉफिट कमाया तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने कोई माल बेचा है तो आपने पहले खरीदा तो जीएसटी का भुगतान किया, फिर सेल करा तो वापस आपको टैक्स मिला, सरप्लस अमाउंट है, आपको गवर्नमेंट अकाउंट में जमा कराना पड़ेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो कारखाने में जो उत्पादन होता है उस पर एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। अगर आप व्यवसाय के लिए माल किसी अन्य देश से खरीदते हैं तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी, आयात शुल्क चुकाना पड़ेगा। अगर आपने अपना माल किसी अन्य देश को बेचा है, एक्सपोर्ट किया है, तो आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। अगर आपने कोई माल खरीदा है तो हमारे शहर की सीमा में जब आता है तो स्टेट द्वारा जो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी लगाई जाती है वो चुकानी पड़ेगी। अगर आपने अपना कोई माल जो है सी पोर्ट और एयरपोर्ट के माध्यम से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से आया है तो आपको कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। अगर आपका माल समुद्री जहाज से आया है तो जहाज के खड़े रहने का जो टैक्स होता है उसे डॉक चार्जेज कहते हैं, तो आपको डॉक चार्जेज देना पड़ेगा। अगर आपका माल जो सड़क यातायात से आता है तो जगह जगह टोल पोस्ट बने तो आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। वो सब हमारी लागत को बढ़ाता है और वो हमें सभी भुगतान करने पड़ते हैं। तो हमारा मुख्य रूप से आयकर और बिक्री कर का निर्धारण है वो तभी संभव है जब आप अपना व्यवहारों का उचित लेखा करते हैं, तो टैक्स लायबिलिटी का करेक्ट असेसमेंट हो सकता है। फिर प्रोटेक्टिंग एसेट्स फ्रॉम मिसयूज एंड मिसएप्रोप्रिएशन। एक व्यवसाय जितना बड़ा होता है उस पर नियंत्रण रखना उतना ही मुश्किल होता जाता है और जहां पे भी कहीं गुंजाइश होती है तो कर्मचारियों द्वारा, ग्राहकों द्वारा माल की चोरी भी की जा सकती है, उसका मिसयूज किया जा सकता है, अनऑथराइज्ड यूज किया जा सकता है और इससे व्यवसाय को आर्थिक हानि हो सकती है। लेकिन अगर आप उचित लेखा करते हैं, स्टोर शीट बनाते हैं, स्टॉक शीट बनाते हैं, प्रॉपर लॉक एंड की में माल को रखा जाता है, सारे प्रकार के माल की एबीसी एनालिसिस, माल की कैटेगरी के आधार पर एबीसी एनालिसिस करके रखते हैं, मिनिमम स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल, ये सब अगर आप मैनेज करते हैं तो आप अपने व्यवसाय की सारी संपत्तियों को, सामग्री को सुरक्षित रख सकते हैं। व्यवसाय के लिए ही, व्यवसाय के हित में उसका उपयोग कर सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति उसका मिसयूज नहीं कर सके, इसको रोक सकते हैं। तो ये है हमारे अकाउंटिंग के एडवांटेज। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, अब हम बात करेंगे एडवांटेजेज ऑफ लेखांकन के क्या लाभ है। तो जैसा कि इसके उद्देश्य से पता लगता है,
हमने जब लेखांकन का मीनिंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की थी, उसी में से लेखांकन के अनेक लाभ परिलक्षित होते हैं। व्यवसाय के लिए लेखांकन रखना बहुत ही लाभप्रद है, क्योंकि बिना लेखांकन के व्यवसाय बिना रीढ़ की हड्डी के समान एक व्यक्ति है जो न उड़ सकता है, न चल सकता है, न आगे बढ़ सकता है। इसलिए हमारे लेखांकन के अनेक लाभ हैं, जिसमें पहला है प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड डेटा। यदि आप सभी व्यवसायिक व्यवहारों का उचित लेखा उचित बहियों में वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ही आप किसी भी सूचना को तुरंत मांगने पर प्रदान कर सकते हैं, विश्वसनीयता के साथ प्रदान कर सकते हैं और अपने व्यवसाय की ख्याति को बढ़ा सकते हैं। तो यदि आप एक सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं, व्यवसाय की प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहते हैं, तो बाह्य पक्षकारों को मांगने पर तुरंत सूचनाएं देनी होगी, और वो सूचनाएं हम तभी दे सकते हैं जब हम लेखांकन करते हैं। तो इस तरह से लेखांकन एक व्यवसाय के लिए अनिवार्य है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा है एसेट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। प्रबंधकों का काम एक व्यवसाय का सुव्यवस्थित प्रबंध करना है, जिससे कि व्यवसाय में लाभ को सुनिश्चित किया जा सके। एक व्यवसाय में लाभ तभी होगा जब हमारा प्लानिंग एंड कंट्रोल अच्छा होगा, और एक व्यवसाय की प्लानिंग करने के लिए, योजना बनाने के लिए हमें सूचनाएं चाहिए, और वो सूचनाएं हमें लेखांकन के द्वारा ही प्रदान की जाती हैं। तो लेखांकन द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं के आधार पर ही उस व्यवसाय के प्रबंधकों द्वारा उचित एवं श्रेष्ठ निर्णय समय पर लिए जा सकते हैं और व्यवसाय की लाभदायकता को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है रिप्लेस मेमोरी। एक व्यवसाय के द्वारा जो सूचनाएं लिखी जाती है, तो फिर उन सभी सूचनाओं और व्यवहारों को हमें याद रखने के झंझट से मुक्ति मिल जाती है। एक बड़े व्यवसाय में प्रतिदिन अनेक व्यवहार होते हैं, अनेक पक्षकार होते हैं, अलग अलग उनके मूल्य होते हैं। ये सारी बातें याद रखना, सदैव याद रखना किसी के लिए संभव नहीं है। तो इस प्रकार अकाउंटिंग हमारा मेमोरी को रिप्लेस करता है, हमारी मेंटल बर्डन को मिनिमाइज करता है, और जब भी हमें कोई सूचना चाहिए तो हम लेखा पुस्तकों में देखकर आवश्यक सूचनाएं प्रदान कर सकते हैं और सभी पक्षकारों के साथ समय पर कोई व्यवहार कर सकते हैं। लेखांकन की इसी विशेषता के कारण हमारी एक कहावत है, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से। यानी कि कोई भी लेन देन होता है तो आप पहले उसको पुस्तकों में लिखिए, फिर पैसे दीजिए, फिर माल दीजिए। लिखने का काम पहले करिए। अगर आप पहले ही माल दे दिया, पैसे दे दिया, सोचा बाद में लिख लेंगे, तो बाद में फिर आप कभी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आप बिजी रहते हैं, आपका बिजनेस बड़ा है, और एक बार भूल गए तो फिर मुश्किल होगी। इसलिए हमें समय पर व्यवहारों का लेखांकन करना जरूरी है, ताकि हमें याद रखना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है फैसिलिटेट कॉम्पिटिटिव स्टडी। एक व्यवसाय में जो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं लिखी जाती है, तो हमारे लिए अगले वर्ष की समकों से, सूचनाओं से उनका तुलना करना आसान हो जाएगा। तो ये हमारी मेमोरी को रिप्लेस करने के साथ साथ हमें तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा भी देता है। हम लेखांकन के आधार पर ही हमारे व्यवसाय के चालू वर्ष के परिणाम की पिछले वर्ष से तुलना कर सकते हैं। हमारे व्यवसाय की तुलना हम अन्य किसी प्रतियोगी व्यवसाय से कर सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हमारी जो कंट्रोलिंग, हमारा मैनेजमेंट वो सिस्टमेटिक एंड प्रॉपर एंड इफेक्टिव है या नहीं, इस बात का जानकारी हो सकती है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट टैक्स लायबिलिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया एडवांटेज हमारे ऑब्जेक्टिव में भी, कि अगर आप अकाउंटिंग प्रॉपर करते हैं तभी आप व्यवसाय की विभिन्न प्रकार के करों से संबंधित जो दायित्व हैं उसका अच्छी तरह से निर्वहन कर सकते हैं और अनावश्यक फाइन और पेनल्टी से बच सकते हैं। व्यवसाय को हानियों से बचाया जा सकता है, व्यवसाय की प्रतिष्ठा को बनाए रखा जा सकता है। नेक्स्ट है गुड एविडेंस इन कोर्ट। उससे पहले हम फैसिलिटेट लोन फ्रॉम बैंक, 6 पॉइंट है हमारा लोन फ्रॉम बैंक। एक व्यवसायी को अपने
व्यवसायिक क्षेत्र का विस्तार करने के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है और एक व्यवसाय के वित्तीय स्रोतों को जुटाने का सर्वोत्तम साधन है बैंक से ऋण, क्योंकि बैंक आर डीलर ऑफ मनी। बैंक उन व्यक्तियों को ऋण प्रदान करता है जिनको पैसे की आवश्यकता है, और बैंक उन लोगों से जमाएं स्वीकार करता है जिनके पास सरप्लस मनी पड़ा है, और बैंक उन पे उनको ब्याज भी देता है। लेकिन अगर हमें बैंक से ऋण लेना है तो बैंक तभी ऋण देगा जब आपके पास पिछले 3 से 5 वर्ष का अकाउंटिंग का रिकॉर्ड हो। एक व्यवसाय के रूप में यदि आप बैंक से ऋण लेना चाहते हैं तो हमें बैंक को हमारे पिछले 3 वर्षों के ITR, इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने पड़ेंगे, और हमारा ऋण का आधार भी वही होगा। हमने पिछले 3 वर्षों में कितनी प्रगति की है, कितना टैक्स जमा कराया है, कितनी हमारी बिक्री थी, ये सब डेटा बैंक द्वारा मांगे जाते हैं और हमें आसानी से ऋण तो उन्हीं के आधार पर मिलता है। यदि एक व्यवसाय उचित लेखा नहीं करता है तो वो किसी बैंक या विशिष्ट वित्तीय संस्था से ऋण देने के लिए सक्षम नहीं होगा। नेक्स्ट है गुड एविडेंस को, यानी कि न्यायालय में एक साक्ष्य के रूप में, प्रमाण के रूप में प्रस्तुतिकरण। लेखांकन में जो सूचनाएं लिखी जाती है वो तिथि अनुसार लिखी जाती है। हर व्यवहार को लिखने का एक उचित आधार डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है। सिग्नेचर होते हैं पार्टीज के, सर्टिफिकेट्स होते हैं, वाउचर्स होते हैं, इनवॉइस होते हैं। तो इसलिए न्यायालय में भी उन्हें प्रमाण के स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है और हमारे व्यवसाय के पक्ष में निर्णय करवाया जा सकता है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ नेट वर्थ ऑफ बिजनेस। एक व्यवसाय की शुद्ध संपत्तियों का मूल्यांकन। नेट वर्थ का मतलब होता है टोटल ऑफ एसेट्स ऑफ द बिजनेस माइनस टोटल ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस। किसी भी व्यवसाय की कुल संपत्तियां, फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स की टोटल में से सारी जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है उनको घटा दो तो जो बचेगा वो हमारा नेटवर्थ कहलाएगा। और जो नेटवर्थ और हमारा कैपिटल का जो डिफरेंस होता है वही हमारे द्वारा अर्जित किया गया लाभ है, वो हमारा इंटरनल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होता है। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज का मतलब क्या हो गया? सडी क्रेडिटर्स, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम, ये सब हम घटाते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी के रूप में। और टोटल एसेट्स का मतलब ऑल फिक्स एसेट्स एंड ऑल करंट एसेट्स, जो हम अलग टर्मिनोलॉजी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये सब हमारे बैलेंस शीट का आइटम है। और बैलेंस शीट क्या होती है, कैसे बनाते हैं, ये मेरा नेक्स्ट वीडियो जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड का डिस्कशन करेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट है हमारा ये एडवांटेजेस है। और अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट हमारा लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन की सीमा है, दोष, कमियां। अभी तक हमने अकाउंटिंग का मीनिंग का, हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस को किया, और अब हम इसके जो है लिमिटेशंस की बात करेंगे। अकाउंटिंग की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, और वो लिमिटेशन क्या है? नंबर 1, इट इग्नोर नॉन मॉनेटरी इवेंट्स। एक बड़े व्यवसाय में बहुत सारे ऐसी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स होती है जिनका कोई मॉनेटरी वैल्यू तो नहीं होता है, लेकिन वो घटनाएं हमारे व्यवसाय के टर्नओवर को, गुडविल को पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट डालती है, पर हम उनका लेखा नहीं करते। इसलिए लेखांकन की बड़ी कमजोरी है कि हम उन व्यवहारों पर ध्यान नहीं देते जिनका कोई प्रेजेंट में मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, लेकिन वो व्यवसाय को प्रभावित कर सकता है। इसलिए ये हमारे लेखांकन की एक बड़ी सीमा है या कमजोरी है। दूसरा है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। लेखांकन पूर्णतया एग्जैक्ट नहीं होता, एस्टिमेटेड होता है। यानी कि लेखांकन में ऐसी बहुत सारी सूचनाएं होती है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे अनुमान द्वारा सूचनाओं को संकलित किया जाता है, लिखा जाता है और उनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकली सभी व्यवहारों का सही मूल्य निर्धारण करना संभव नहीं होता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि अकाउंटिंग कितना ही कर लो एकदम एग्जैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जहां वस्तुओं का आकार बहुत ही छोटा, जैसे मेडिकल स्टोर है, बहुत ही कम मूल्य वाली लाखों करोड़ों टैबलेट कैप्सूल्स एक मेडिकल स्टोर में होते हैं, तो उसमें उनका हर एक का सही मूल्यांकन करना वर्ष के अंत में संभव नहीं है। यदि किसी व्यवसाय में आग लग जाती है या चोरी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भी उनका स्टॉक का मूल्यांकन अनुमान द्वारा ही किया जाता है, तो फिर वो एग्जैक्ट नहीं होता।
थर्ड है, अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स। एक व्यवसाय में जो विभिन्न संपत्तियां काम में ली जाती हैं वो हिस्टोरिकल वैल्यू पे रखी जाती है, यानी कि उनकी टोटल कॉस्ट में से डेप्शन घटाने के बाद जो आता है उस मूल्य पे उनका लेखा किया जाता है, जिसे पुस्तक मूल्य या बुक वैल्यू कहते हैं, जबकि उनकी बाजार मूल्य ज्यादा या कम हो सकता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि अकाउंटिंग है ना, जो हमारी संपत्तियों का, दायित्वों का रियलाइजेबल वैल्यू है, एसेट्स और स्टॉक का रियलाइजेबल वैल्यू को कंसीडर नहीं करता है, उनका हिस्टोरिकल वैल्यू को लेता है, जो सही नहीं है। नेक्स्ट है, इट इग्नोर द इफेक्ट ऑफ द प्राइस लेवल चेंज इन द इकोनॉमी ऑन वेरियस आइटम्स। एक व्यवसाय में विभिन्न प्रकार की संपत्तियां और सामग्री होती है और एक देश में प्राइस लेवल इन इकोनॉमी वो भी बढ़ता और घटता रहता है। किसी व्यवसाय में कभी समय विशेष पर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन चलती है तो कभी डिफ्लेशन की सिचुएशन चलती है। तो ऐसी स्थिति में जो वस्तुएं और संपत्तियां हमारे लेखांकन जो किया गया है वो उनके लागत मूल्य पर है, जबकि प्राइस लेवल में चेंज होने के कारण कुछ संपत्तियों का मूल्य बहुत अधिक बढ़ चुका है, हम ध्यान नहीं देंगे उसका, और कुछ संपत्तियों का सामग्री का मूल्य बहुत घट जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम उसको कंसीडर नहीं करते, हम उनको लागत मूल्य पर ही दिखाते हैं। तो इस कारण भी हम कह सकते हैं कि लेखांकन की एक सीमा है जो हमारे व्यवसाय में संपत्तियों के प्राइस लेवल चेंज इन इकोनॉमी का जो इफेक्ट होता है हम उसको इनमें इनकॉर्पोरेट नहीं करते, उसको शामिल नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं देते। नेक्स्ट है हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग। इसका मतलब है कि एक व्यवसाय का लेखांकन कौन करता है? लेखापाल। उसका प्रबंध कौन करता है? प्रबंधक। वो भी एक व्यक्ति होता है। वो किसके लिए काम करते हैं दोनों? व्यवसाय के स्वामी के लिए। तो इस प्रकार व्यवसाय के स्वामी, प्रबंधक एवं कर्मचारी व्यवसाय अपने लाभ के लिए व्यवहारों का, आय और व्यय का, हानियों का लेखा कम या ज्यादा मूल्य पर करके अपनी पदेन स्थिति का अनड्यू एडवांटेज उठा सकते हैं, ऐसी संभावना रहती है। बायस्ड हो सकते हैं अकाउंटेंट, ओनर एंड मैनेजमेंट के मेंबर्स। इसलिए कहा जाता है कि लेखांकन में ये कमी है कि इसको प्रबंधक, स्वामी और कर्मचारी जैसे चाहे उसको व्यवहारों के मूल्य को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। एक्सपेंसेस बढ़ाने तो 2-4 वाउचर एक्स्ट्रा डाल देते हैं। इनकम को कम दिखाना है तो इनकम के जो सेल्स के जो वाउचर हैं उसकी वैल्यू थोड़ी 1-1 जीरो हटा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय की स्थिति अच्छी और बुरी जानबूझकर दिखाई जा सकती है अपने लाभ के लिए, और इससे जो बाह्य पक्षकार जो हमारे इन सबकों और सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं उन्हें नुकसान हो सकता है। तो इसलिए लेखांकन की बड़ी कमजोरी है कि इसमें विंडो ड्रेसिंग संभव है, यानी कि व्यवहारों के मूल्यों में परिवर्तन करके उसकी सही और उचित स्थिति को दर्शाने से रोकना, जो कि स्वयं व्यवसाय के लिए भी घातक हो सकता है, और जो बाह्य पक्षकार है जो उसके आधार पर निर्णय लेते हैं उनको तो हानि होती ही है। तो इस प्रकार ये हमारे अकाउंटिंग में हमने एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशंस को ब्रीफली डिस्कस किया है। इसके अलावा आप अपने बुक से भी पढ़ोगे, और अगर कुछ बात समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे मोबाइल पे बात भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना, आई विल सर्टेनली रिस्पॉन्ड यू। अब इसको समझने के लिए, अकाउंटिंग को अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने जो वीडियो आपको भेजे हैं, जिसमें हमारा पहला वीडियो है व्हाट इज अकाउंटिंग, तो उसमें मैंने मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया है। फिर टर्मिनोलॉजी रिलेटेड अकाउंटिंग के 2 वीडियो हैं, वो सब टर्मिनोलॉजी जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपको अकाउंटिंग समझ में नहीं आएगी। फिर अगर आपको अकाउंटिंग प्रैक्टिकली समझना है तो आपको ये हमारा थर्ड ये वीडियो है, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स, अकाउंटिंग के एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन को डिस्कस किया। ये आपको सबको सुनना है, समझना है, बुक में से भी पढ़ना है, तभी आप अकाउंटिंग को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। शेयर दिस वीडियो to your friends and colleagues for their own knowledge, and subscribe this video so that you will get my next video, and please like this video to motivate me. Thank you.